हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। तो देखिए, एल्कोहल जो होते हैं वो दो टाइप से रिएक्शन शो करते हैं। एक तो एल्कोहल में प्रेजेंट OH बॉन्ड के ब्रेक होने से, और सेकंड एल्कोहल में प्रेजेंट कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके ब्रेक होने से। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो एल्कोहल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है तो एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो देखते हैं सबसे पहले टाइप की रिएक्शन, जिसमें एल्कोहल जो है उसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। इसमें दो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एसिडिक नेचर और सेकंड है एस्टरिफिकेशन। ठीक है, सेकंड कौन सा है, एस्टरिफिकेशन। यहाँ दो रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहली रिएक्शन की बात कर लेते हैं, एसिडिक नेचर या एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल। अब आप एक बात समझिए पहले कि किसी भी सब्सटेंस का आपको एसिडिक नेचर चेक करना है तो आपको कौन कौन से मेथड होते हैं। जनरली दो मेथड हम यूज करते हैं। पहला तो होता है लिटमस टेस्ट। कौन सा होता है, लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट का मतलब समझ रहे हैं कि लिटमस पेपर लिया या लिटमस सॉल्यूशन लिया। लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, ब्लू और रेड, है ना। अगर बेस है तो रेड को ब्लू कर देता है, बेस अगर बेसिक सब्सटेंस है, और अगर एसिडिक सब्सटेंस है तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे चेंजेस अगर होते हैं तो हम बोलेंगे, हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो उसका एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये एल्कोहल जो होते हैं वो लिटमस टेस्ट तो देते नहीं हैं। फिर कैसे चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो आप जानते ही होंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि एक एसिड और एक बेस जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब बेस हो जाए तो बेस का एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर बनेगा, लेकिन बेसिक एलिमेंट भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे बेस हो जाए या फिर क्या हो जाए, एक एलिमेंट हो, और एलिमेंट कौन से हों, एसिड प्लस एलिमेंट का मतलब है मेटल्स। मेटल जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो एसिड की रिएक्शन जब मेटल से करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो अगर ऐसी रिएक्शन हो रही है तो हम पहचान जाएंगे कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, और बेसिक नेचर का अगर चेक करना हो तो हम यहाँ पे एसिड बेस तो यही रहेगा, और बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस के लिए हमें बेस लेना होगा और एलिमेंट की जगह कोई भी नॉन मेटल ले सकते हैं। चलिए, ये तो जनरल बात हुई। अब हम बात अपने टॉपिक पे आते हैं किसके ऊपर, एल्कोहल्स की हमें क्या चेक करनी है, एसिडिक नेचर चेक करनी है। तो फर्स्ट तो मैंने बता दिया, लिटमस टेस्ट तो देते नहीं है। तो कौन से टेस्ट देंगे, या तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में या तो आप बेस ले लीजिए या फिर क्या ले लीजिए, मेटल ले लीजिए। पहले हमने रिएक्शन करवाई मेटल से ही, और मेटल कौन से लिए, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग जो बेस हैं, जैसे सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ये फिर क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन मेटल्स की जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं उनसे जब रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल से तो क्या फॉर्म होती है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है और सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म होता है। सोडियम एल्कोक्साइड इज ए सॉल्ट और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो ये वाली रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि ये मेटल है, और मेटल का नेचर हम जानते हैं बेसिक होता है, तो ये कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, यानी कि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इस रिएक्शन को समझ गए होंगे। रिएक्शन कैसे हो रही है, सिंपल है। जैसे यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जो हैं वो किसके लिए गए हैं, ROH मतलब एल्कोहल के लिए गए हैं, और साथ में सोडियम लिया गया है। तो यहाँ से ROH में से दो मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई है, और ये RONA और दूसरा भी RONA मतलब 2RONA बन गया है। सिमिलरली आप यहाँ पे टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल ले सकते हैं। अब ये जो है ना, ये यहाँ पे ध्यान देना, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। बस इतनी सी बात बता रहे हैं
तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो एल्यूमिनियम से भी रिएक्शन हो जाती है, और अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी की जस्ट अभी बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम के साथ में भी हाइड्रोजन गैस, और ये क्या फॉर्म हो जाएगा, एक सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ओके, बात करें अगर फिनॉल की, तो फिनॉल भी जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड देते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। इसका मतलब फिनॉल जो हैं वो भी कैसे नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं, एसिड हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी टाइप की रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे बताया, बेस से भी रिएक्शन करा के देख सकते हैं, तो बेस से भी रिएक्शन करा के देख लेते हैं। देखिए, अगर बेस से रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल की तो क्या फॉर्म होता है, वही सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर। मतलब ये बेस है, और बेस तो ये क्या होना चाहिए, एसिड, तभी तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें कंफर्म हो गया कि जो एल्कोहल्स हैं वो क्या हैं, एसिडिक नेचर हैं। एल्कोहल्स का नेचर कैसा हो गया, हमें समझ में आ गया कैसा है, एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर। अब देखिए, अब समझिए इस चीज़ को कि एसिड जो होते हैं उनकी डेफिनेशन भी आर्रेनियस के अकॉर्डिंग है, ब्रॉन्स्टन लॉरी के अकॉर्डिंग है, लुईस के अकॉर्डिंग है। तो ये कौन से एसिड हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि ये H प्लस आयन डोनर हैं। क्या कर रहे हैं, ये H प्लस आयन डोनर हैं, और H प्लस आयन डोनर और H प्लस आयन रिसीवर वाली जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, ब्रॉन्स्टन लॉरी ने दिया था। और अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी, ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टन एसिड बोलते हैं। इसीलिए एल्कोहल जो हैं वो क्या हैं, ब्रॉन्स्टन एसिड, बी मतलब ब्रॉन्स्टन एसिड, ठीक है। ये H प्लस आयन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इनके करेस्पॉन्डिंग, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी आपने पढ़ी होगी, ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी। इसमें क्या होता है, एसिड जो होता है वो एक H प्लस डोनेट करके, देखो एक H प्लस डोनेट किया इसमें और इसमें, देखो है ना, एक और H प्लस डोनेट किया तो क्या बन गया, करेस्पॉन्डिंग जो होगा वो बेस फॉर्म कर देगा। इसी तरह से बेस जो होता है वो एक H प्लस एक्सेप्ट करके, रिसीव करके कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया ये। चलिए जी, ये तो बात हुई नेचर की कि इसका नेचर जो होता है वो कैसे नेचर का हो गया, ये हो गया एसिडिक नेचर का। अब एसिडिक नेचर की बात हो गई तो अब बात करेंगे कि स्ट्रेंथ की, भाई कैसे कैसे स्ट्रेंथ है। तो देखो, इसके लिए यहां पे आगे चलते हैं हम। तो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स, तो मैं आपको एक ऑर्डर लिख देता हूं, पहले वो याद रखना है। पहली बात तो एल्कोहल और फिनॉल में अगर हम ऑर्डर की बात करें, कंपेयर वाटर से भी करेंगे, तो एल्कोहल और फिनॉल में बात ये है कि वाटर जो होता है मोर एसिडिक होता है किसी भी इन एल्कोहल से। इन सभी एल्कोहल से वाटर जो होता है वो मोर एसिडिक होता है, वाटर की एसिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, लेकिन एक एक्सेप्शन भी याद रखना है कि मीथेनॉल जो होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो वाटर से ज़्यादा होती है, और इन सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है फिनॉल की। ये याद रख लीजिए, कॉन्सेप्ट अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि क्यों होता है, ऐसा होता है तो होता क्यों है, ये समझना, ठीक है। ये ऑर्डर है किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। एल्कोहल, फिनॉल और वाटर का अगर कंपेयर करेंगे तो किसी का भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ये मैंने कंप्लीट ऑर्डर लिख दिया है। आगे वाले कुछ पेजेस में अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठे हैं तो आप चेक करिए, आगे के कुछ पेजेस में ये ही ऑर्डर अलग अलग तरह से क्या कर रखा है, एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ऐसा होता क्यों, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। आगे के पेजेस में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, मैं यहाँ पे ही आपको समझा देता हूँ। देखिए कि ये जो है यहाँ पे 3 डिग्री, टर्शरी का मतलब 3 डिग्री एल्कोहल है ना, सेकेंडरी मतलब आप जानते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, और इनको 1 डिग्री एल्कोहल भी बोल सकते हैं। ये वाटर है, ये H2O, ये मीथेनॉल है, और ये है फिनॉल, ठीक है। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसा क्यों है, सबसे हाईएस्ट या सबसे ज़्यादा, इन सभी में सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का फिनॉल क्यों है, उसके पीछे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि किसी भी एसिड की अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे सपोज एक HA है ना, एक एसिड है HA, ठीक है। अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपको निकालनी है, तो आपको पता है कि एसिड है तो ये क्या करेगा, H प्लस आयन डोनेट करेगा और A माइनस फॉर्म कर सकता है।
तो हमें इस एसिड की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक H+ हटा के इस एनाइन की स्ट्रेंथ निकालेंगे, मतलब एनाइन की स्टेबिलिटी निकालेंगे। स्टेबिलिटी से क्या होगा सर, देखो स्टेबिलिटी से क्या होगा, स्टेबिलिटी से ये जो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा शिफ्ट होगी। क्यों शिफ्ट होगी, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये जो है ये इधर की साइड में, मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनना ज़्यादा चाहेगा, और ज़्यादा ये बनेगा तो क्या फॉर्म ज़्यादा होंगे, H+ आयन भी ज़्यादा फॉर्म होंगे, मोर H+ आयन फॉर्म होंगे, और मोर H+ आयन फॉर्म होंगे तो एसिडिक नेचर जो है किसका, एसिडिक नेचर कह दीजिए या एसिडिक स्ट्रेंथ कह दीजिए, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, इस करस्पॉन्डिंग एसिड की ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया कि हमें क्या देखना होता है कि एसिड जो है उसके करस्पॉन्डिंग एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। एनायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो एनायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, जितना ज़्यादा एनायन स्टेबल होता है उतना ही करस्पॉन्डिंग एसिड जो होता है वो मोर एसिडिक होता है। तो हम इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं एक एक H+ आयन निकालने के बाद में। तो देखो इससे अगर बात करें फिनॉल से क्या फॉर्म हो जाएगा, फिनॉक्साइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, फिनॉक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, तो इससे फिनॉक्साइड बन गया, यहाँ पे मैं O नेगेटिव लिख दिया। इससे देखिए क्या फॉर्म होगा, CH3O नेगेटिव फॉर्म होगा। यहाँ पे अगर बात करें ये H2O जो है वो उससे क्या फॉर्म होगा, OH- फॉर्म होगा, है ना। और यहाँ इससे RCH2O-, यहाँ RCHO-, और ये जो है R, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं इसको, R इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, और O-। अभी देखिए वैसे इसको एक बार हटा देते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन है, तो इसको एक बार आप हटा दें, बाकी अभी और सबको हम क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखें सबसे पहला जो है वो ये है फिनॉल, और फिनॉल में देखें नेगेटिव, सिंगल, ये वाला सिंगल और डबल, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, और ये रेजोनेंस आगे तक जा रहा है, तो ये वाली जो स्पीसीज है ये एनायन जो है वो स्टेबल बाय रेजोनेंस है, मतलब रेजोनेंस से स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा। आगे इनकी बात करें कि यहाँ पे तो OH है, यहाँ पे R है। R का आपको पता है, R मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का आपको पता है प्लस आई इफेक्ट होता है। क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे रेजोनेंस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट है तो यहाँ पे क्या होगी, चार्ज की डेंसिटी कम होगी, चार्ज की डेंसिटी सॉरी इंक्रीज होगी, चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी ऑक्सीजन के ऊपर। और एक रूल भी याद रखना कि जितना भी चार्ज, चाहे वो चार्ज कितना भी हो, कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्टेबिलिटी के साथ में इनवर्सली रिलेशन होता है। चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बोल देता हूं मैं, है ना, कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी भी स्पीसीज के ऊपर उतना ही लेस स्टेबल स्पीसी होगी। तो इसकी प्लस आई की वजह से यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हुआ है तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई है। अगर यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप लग गए तो इसके ऊपर चार्ज जो है वो डबल टाइम इंक्रीज होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। इसकी अगर बात करें तो इसमें 3 R लगे हुए हैं, 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसकी चार्ज इसके ऊपर चार्ज का अमाउंट जो है वो तो और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कौन सा है, ये फिनॉक्साइड आयन है, मोस्ट स्टेबल। उसके पीछे रीज़न आप समझ गए, रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से ये चार्ज जो है वो क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका मतलब चार्ज का अमाउंट कम हो गया है इस स्पीसीज के ऊपर, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो इसके ऊपर OH है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर H लगा हुआ है, तो इसकी कोई मतलब न तो H प्लस आई है, ना ही रेजोनेंस वगैरह कुछ भी नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे बोल सकते हैं नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो कौन सा है, ये वाला है। सब उसके बाद स्टेबिलिटी किसकी है, इसकी, उसके बाद स्टेबिलिटी इसकी, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है, ये।
और मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी जिसकी उतना ही ज़्यादा एसिडिक उसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, एसिड होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये फिनॉक्साइड आयन है, इसीलिए सबसे मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, ये फिनॉल होगा। उसके बाद में वाटर होगा, क्योंकि वाटर जो होता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि ये एल्कोहल है इनमें प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से चार्ज की डेंसिटी, चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर इंक्रीज हो गया, और चार्ज इंक्रीज हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग आयन जो है वो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो इनकी अच्छा जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज इंक्रीज होगा और स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी एनायन की, और उतना ही कम हो जाएगा क्या इसकी एसिडिक नेचर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये इस ऑर्डर जो है वो आप याद रख लीजिए। इसमें एक मैंने आपको ऐड ये भी कर दिया है, इसको पूरे को याद रख लीजिए। इसमें ऐड मैंने आपको ये भी कर दिया, ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के फॉर्म तौर पे आप याद रख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं। एल्कोहल जो होता है वो ये है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल की एसिडिक नेचर क्यों है, इसका कॉन्जुगेट मतलब इसका जो रेजोनेंस होती है वो इस तरह से होती है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की हैं, आप चाहें तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। ओके चलिए जी नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। इसका नेम है एस्टरिफिकेशन। एल्कोहल और फिनॉल जो हैं वो एल्कोहल एंड फिनॉल एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से या एसिड क्लोराइड से या फिर एसिड हाइड्राइड से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, एस्टर फॉर्म करते हैं। एस्टरिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इसका मतलब एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो क्या फॉर्म होगा, एस्टर फॉर्म होगा, ठीक है। किस किस से फॉर्म होगा, एल्कोहल या फिनॉल तो होंगे ही, एल्कोहल या फिर फिनॉल तो होंगे ही, साथ में क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है, या फिर एसिड क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, RCOCl, या फिर क्या हो सकता है, एसिड एनहाइड्राइड हो सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड हो सकते हैं। अब इनमें से कोई भी हो, लेकिन प्रोडक्ट जो होता है वो क्या फॉर्म होगा, वाटर एस्टर ही फॉर्म होगा। साइड में कोई साइड प्रोडक्ट और भी फॉर्म हो रहा होगा। तो देखिए रिएक्शंस देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे जैसे ROH लिया और इसकी रिएक्शन किससे करवाई, एसिड से करवाई, RCOOH से करवाई। तो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ से तो OH जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, H जाएगा, और क्या फॉर्म हो जाएगा, ROCOR, ठीक है, समझ में आया, COR ये वाला R डैश ये वाला फॉर्म हो गया, ठीक है। एराइल भी हो सकता है इस एल्कोहल, मतलब ये एल्कोहल भी हो सकता है, फिनॉल भी हो सकता है, क्लियर है। तो ये क्या है, RCOR, मतलब इसको RCOOR डैश इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एस्टर, दिस इज एस्टर। और साइड प्रोडक्ट जो है वो वाटर फॉर्म हुआ है। अब यहाँ देखना, ये जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर यहाँ से एस्टर को रिमूव करते जाएं या फिर जो वाटर फॉर्म हो रहा है उसको हटाते जाएं, तो ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होने लगेगी। तो इस वाटर को रिमूव करने के लिए कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ये H+ लिखा है ना, इसका मतलब है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे लिया गया है। ये क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब कि वाटर जो बन रहा है उसको क्या कर लेगा, ये यहाँ से हटा देगा, और हटा देगा तो ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगी, ठीक है। ये रहा द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, वो क्या करेगी, इस रिएक्शन को फेवरेबल फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, अगर ये एनहाइड्राइड लिया है तो ये एक एसिड फॉर्म होगा और एक क्या फॉर्म होगा आपके साथ में, एस्टर, ये एस्टर फॉर्म हुआ, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। तो
द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड देयरफॉर वाटर इज रिमूव्ड एज ए सुन, ये तो मैंने बता दिया। द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। देखो एसिड क्लोराइड के साथ में जो रिएक्शन है वो बेस के साथ में, पेरिडीन बेस के प्रेजेंस में कराई जाती है, क्योंकि यहाँ पे साइड प्रोडक्ट जो है वो H2O नहीं है, HCl है, एसिड बन रहा है एक, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज किया जाता है, जिससे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा हो। क्लियर है? द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इन एल्कोहल इज एंड और फिनॉल इज नोन एज एसिटाइलेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हो क्या रहा है, एक RCO जो है वो ग्रुप क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, RCO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, और RCO ग्रुप का इंट्रोडक्शन जो है उसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन भी बोलते हैं। और इसी मेथड से हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, एस्प्रिन फॉर्म करते हैं। एस्प्रिन के लिए सैलिसिलिक एसिड लिया जाता है, सैलिसिलिक एसिड ये है, इसमें ये वाला COOH बॉन्ड से रिएक्शन नहीं होती है, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया जाता है, और एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब कराते हैं तो ये OH जो होता है वो इस OH के ऊपर एसिटाइलेशन हो जाता है और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होता है, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में एसिटिक एसिड मिलता है। क्लियर है? चलिए, तो ये रिएक्शन दो हो गई, एस्ट्रिफिकेशन और एसिडिक नेचर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हम बात करते हैं किसकी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। मतलब इन रिएक्शंस में एल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज होगा, इसमें एल्कोहल का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब OH वाला पार्ट रिमूव होगा, अभी तक H वाला पार्ट रिमूव हो रहा था एल्कोहल्स का। तो इन रिएक्शंस में से मैक्सिमम रिएक्शंस तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे फर्स्ट रिएक्शन जो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, ये रिएक्शन हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन में डिटेल में डिस्कस किया है। एल्कोहल की रिएक्शन जब HX से करवाते हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, तो क्या एल्किल हैलाइड फॉर्म होते हैं। तो इन रिएक्शंस के बारे में हमने डिटेल में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में डिस्कस कर लिया है। प्लेलिस्ट में जाके आप हेलो एल्केन हेलो एरीन वाली प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें ये रिएक्शन आपको मिल जाएंगी, और इसके लिए मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस जो रिएक्शन की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ना, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। नेक्स्ट वाली रिएक्शन भी हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन में डिस्कस कर चुके हैं, रिएक्शन विद ट्राई फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, तो इसको भी डिटेल में हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन में। तो इन दोनों की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं, बाकी आप पढ़ भी सकते हैं, अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको याद होंगी। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन ये भी हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि 11th क्लास में पढ़ के आए हैं तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें होता क्या है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, एल्कोहल जो होते हैं उनमें से उनकी रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO3 के साथ में करवाते हैं तो क्या होता है कि वाटर रिमूव हो जाता है और एल्कीन फॉर्म होती हैं। क्या फॉर्म होती हैं, एल्कीन फॉर्म होती हैं। जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल की रिएक्शन अगर किससे करवाएं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में करवाई जाए कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो इसका OH और यहाँ से एक H इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, CH2H CH2OH, तो यहाँ से H और OH यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और क्या फॉर्म होती है, ये एल्कीन फॉर्म हो जाती है, और वाटर जो होता है उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्लियर? सेकेंडरी एल्कोहल जो होते हैं वो और इजीली रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री एल्कोहल्स, और 85% H3PO3 के साथ में ही रिएक्शन कर लेते हैं, मतलब माइल्ड कंडीशंस में, और टेम्परेचर भी थोड़ा कम रखना पड़ता है, और करेस्पॉन्डिंग क्या बन जाती है आपकी, एल्कीन बन जाती है। इसी तरह से टर्शरी जो होते हैं वो और भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन के लिए जो एल्कोहल्स का ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर 2 डिग्री, और उससे सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 डिग्री होते हैं। वो आप मैकेनिज्म से समझ सकते हैं कि ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है वो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन,
और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन की रेट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो देखो अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ CH3CH2, ठीक है, OH। अगर ये 1 डिग्री है तो इससे बनने वाला जो कार्बोकैटायन जो होगा वो क्या होगा, देखो CH3CH2OH मैंने लिखा, तो इससे बनने वाला कार्बोकैटायन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। अगर 2 डिग्री है ना, CH3CH और CH3, यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पे बनने वाला कार्बोकैटायन जो होगा वो क्या होगा, 2 डिग्री होगा। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, तो इससे बनने वाला कार्बोकैटायन जो होगा वो कैसा होगा, 3 डिग्री होगा। तो अब देखो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है ना, ये थोड़ा बेसिक सा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप वैसे पढ़ के आए होंगे ये सारी चीज़ें, कि यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे भी प्लस आई है, यहाँ पे भी प्लस आई है, तो 2 प्लस आई है, तो ये ज़्यादा चार्ज को डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे तीनों तरफ से क्या आ रहा है, प्लस आई आ रहा है, तो ये चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज वो और भी ज़्यादा डिक्रीज होगा। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि स्टेबिलिटी जो होती है किसी भी आयन की, वो चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड सबसे कम किस में है, इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा और 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। और जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही क्या फॉर्म होगा, क्या होगी, वो एल्कोहल रिएक्टिव होगा। क्यों होगा ये समझ लो अब। देखो यहाँ पे अगर ये मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, H2SO4 एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो प्रोटोनेशन हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाएगा। ये हम स्टार्टिंग में भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एल्कोहल रिएक्ट करते हैं या बिहेव करते हैं, उसके लिए प्रोटोनेटेड एल्कोहल होना जरूरी है। तो ये फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनता है। और सेकंड स्टेप में ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल से ये क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है और एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। ये स्टेप जो होती है वो स्लो स्टेप होती है, स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। इसीलिए यहाँ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी ये इस एल्कोहल की, इस करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल की रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी की हमने बात कर ली है, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा है, 2 डिग्री और लास्ट में 1 डिग्री। तो इसी ऑर्डर में क्या होगा, 3 डिग्री एल्कोहल जो होंगे मोर रिएक्टिव होंगे और 1 डिग्री एल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव होंगे। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, एलिमिनेशन हो जाता है। नियर बाई कार्बन के ऊपर से एक हाइड्रोजन जो होता है वो H प्लस के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है और H प्लस आयन रिमूव हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जो H प्लस आयन्स यूज हुए थे, लास्ट स्टेप में वो H प्लस आयन क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। मतलब इस पूरी रिएक्शन के ड्यूरिंग जो H प्लस आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने यहाँ पे भी पूरी इसकी मैकेनिज्म वगैरह भी देख ली है, तो ये मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जो है वो है आपकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो होती है इसके लिए एक ऑर्डर याद रखें आप, जैसे आपको पता होगा ऑर्डर क्या होता है। ऑक्सीडेशन के लिए अगर आप देखें तो एल्केन या हाइड्रोकार्बन बोल सकता हूं मैं, हाइड्रोकार्बन बोलूं या फिर एल्केन बोलूं, चलो मैं एल्केन ही लिख देता हूं। एल्केन है, एल्केन का ये मैंने अभी आपको बताई भी थी, शायद लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है, एल्कोहल्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या फॉर्म होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ये फॉर्म होंगे। और इसका भी अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा रिवर्स में रिडक्शन भी याद रख सकते हो आप कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा आपका, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, एल्कोहल्स। और एल्कोहल का रिडक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, एल्केन। तो ये आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं।
ठीक है। अब देखना, ध्यान देना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद क्लीवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्ड। यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा कि ये जो है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, RCHH CH2 लिख दिया, और ये OH है सपोज, OH। तो यहाँ पे एक तो बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, ठीक है, और एक बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, और इससे क्या फॉर्म होगा, एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और इससे क्या फॉर्म होगा, ये H, यहाँ पे H2 निकलेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ऑक्सीजन यहाँ पे एक और आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब क्या बन गया, कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। और देखो यहाँ पे भी मैंने आपको वैसे डायरेक्ट ही बता दिया कि एल्कोहल जब को रिड्यूस करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ठीक है। Such a cleavage and formation of bond occur in oxidation reaction. These are also known as dehydrogenation. Dehydrogenation का मतलब क्या है, हाइड्रोजन निकल रहा है, H2 निकल रहा है, तो dehydrogenation बोल के। Reaction as these involve loss of dihydrogen from the alcohol molecule depending on the oxidizing agent used. A primary alcohol is oxidized to an aldehyde, which turn an oxidized to carboxylic acid. अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा ले रहे हैं, एल्कोहल लिया, एल्कोहल अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो वो कार्बोनिल कंपाउंड तक ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा, लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो वो कहाँ तक जा सकता है, वो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड तक भी जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या क्या फॉर्म हो सकता है। जैसे 1 डिग्री एल्कोहल लिया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो एल्डिहाइड बन गया, और एल्डिहाइड फर्दर अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। लेकिन अगर माइल्ड लिया है आपने, है ना, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लिया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट आर यूज फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द एल्कोहल डायरेक्टली। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड in anhydrous medium like ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले लेते हैं, मतलब प्योर एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड। मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने लिया है तो प्राइमरी एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ए बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड इन गुड यील्ड इज पेरिडीन क्लोरोक्रोमेट, इसको शॉर्ट में PCC लिखते हैं, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विद पेरिडीन प्लस HCl, ठीक है। मतलब पेरिडीन जो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जो है वो ही है, इसके साथ पेरिडीन और HCl भी ले लिए गए हैं। तो इसका डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस एल्कोहल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको CHO में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं ना। माइल्ड है ये, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंडरी एल्कोहल अगर लिया है आपने तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटोन फॉर्म हो जाएगा। और टर्सरी एल्कोहल जो होते हैं, टर्सरी एल्कोहल डू नॉट अंडरगो द ऑक्सीडेशन। टर्सरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन बहुत कम करते हैं, नहीं ही होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 एंड elevated temperature cleavage of carbon bond take place and mixture of carboxylic acid containing lesser number of carbon atom is formed, ठीक है। तो एल्कोहल जो होते हैं वो इसमें अगर टर्सरी एल्कोहल लेंगे और KMnO4 वगैरह लिया और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होंगे, लेकिन सेम नंबर ऑफ कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म नहीं होते, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और स्मॉलर नंबर के कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं। When a vapors of primary or secondary alcohol are passed over heated copper at 570 Kelvin, dehydrogenation take place and the aldehyde or ketone are formed while tertiary alcohol undergo dehydration। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो रिएजेंट है यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, हॉट कॉपर है ना।
573 केल्विन टेम्परेचर पे अगर इसको अल्कोहल को पास करेंगे तो प्राइमरी या 1 डिग्री से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री से क्या बन रहा है, ये कीटोन। और 3 डिग्री या टर्शरी जो होते हैं इनसे कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनते, इनसे क्या बनती है, एल्किन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना है इसको, कि कॉपर को हॉट कॉपर वायर के ऊपर से अगर टर्शरी अल्कोहल पास करते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से यहाँ से OH और यहाँ से एक H निकल जाता है और -H2O हो जाता है और क्या फॉर्म होता है, एल्किन मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्लियर है? तो ये हमारी रिएक्शंस हुई किसकी, एल्कोहल की रिएक्शन। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।